हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टडी पोर्टल में आप सबका स्वागत है। मैं आपका साथी और गाइड डॉक्टर विजय। आज का दोस्तों लेक्चर जो है वो हिंदी की पैडागोजी का लेसन नंबर 1 है। सी टेट, यूपी टेट, सुपर टेट, हरियाणा टेट, एमपी टेट या जितने भी दूसरे एग्जाम हैं जो पात्रता के हैं, उनमें तो पैडागोजी आती ही आती है। उसके साथ साथ डीएसएसबी, केवीएस, एनवीएस जो रिक्रूटमेंट के एग्जाम होते हैं, उनमें सब्जेक्ट का जो पोर्शन होता है उसमें भी पैडागोजिकल पोर्शन होते हैं। तो आज की क्लास में हम हिंदी की पैडागोजी का लेक्चर नंबर 1 देखेंगे और इसके साथ साथ पूरी हिंदी की पैडागोजी में 9 लेक्चर हैं। 9 के 9 लेक्चर को हम एक एक करके पूरा करेंगे ताकि आप लोगों को कंप्लीट रूप से हिंदी की पैडागोजी मिल जाए। स्टडी मटेरियल को बाय कोरियर ऑर्डर करने के लिए आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इस तरीके की पूरी बुकलेट के सेट्स सीटेट, डीएसएसबी, केवीएस सभी टीचिंग एग्जाम्स के लिए बाय कोरियर भेजे जाते हैं। और अगर आपको ये हिंदी की पैडागोजी या दूसरे सब्जेक्टों की पैडागोजी की सिर्फ पीडीएफ चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। दोनों ऑप्शंस आपके पास हैं। इस नंबर पर कॉल करके बाय कोरियर पूरे के पूरे नोट्स मंगवा सकते हैं। अगर सिर्फ पैडागोजी आपको चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं हिंदी की पैडागोजी का लेक्चर नंबर 1। हिंदी पैडागोजी लेक्चर नंबर 1, जिसका नाम है सीखना और अधिग्रहण करना क्या होता है, क्या इनकी विशेषताएं होती हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हर वीडियो की जानकारी आपको मिल जाए। पूरे भारत में स्टडी मटेरियल सीटेट, डीएसएसबी, केवीएस वगैरह का बाय कोरियर भेजा जाता है। वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले सीखना क्या होता है। शिक्षा मनोविज्ञान में सीखना एक अति महत्वपूर्ण विषय है। सामान्य अर्थ में सीखना व्यवहार में परिवर्तन को कहा जाता है, परंतु सभी तरह के व्यवहार में हुए परिवर्तन को सीखना नहीं कहा जा सकता। मनोविज्ञान में सीखने से अभिप्राय सिर्फ उन्हीं परिवर्तनों से होता है जो अभ्यास या अनुभव के फलस्वरूप होते हैं तथा जिसका उद्देश्य बालक को समायोजन में मदद करना होता है। परिभाषाओं की अगर बात की जाए तो सीखने की कुछ परिभाषाएं दी गई हैं, जिनमें शुरुआत जो है वो रिली और लेविस की एक परिभाषा के साथ की जाती है। अभ्यास या अनुभूति से व्यवहार में धारण योग्य परिवर्तन को सीखना कहा जाता है। रिली और लेविस ने सीखने की परिभाषा में कहा है कि अभ्यास या अनुभूति से व्यवहार में धारण योग्य परिवर्तन जो होता है उसको सीखना कहा जाता है। इसके साथ थारनडाइक की परिभाषा जो कई बार एग्जाम के अंदर आ चुकी है, उपयुक्त अनुक्रिया के चयन और उसे उत्तेजन से जोड़ने को सीखना कहा जाता है। यानी थारनडाइक की जो परिभाषा है सीखने को लेकर वो ये है कि उपयुक्त अनुक्रिया के चयन और उसे उत्तेजन से जोड़ने को सीखना कहा जाता है। उसके साथ क्रो व क्रो की परिभाषा काफी फेमस मानी जाती है। सीखना जो है वो आदतों, ज्ञान व अभिव्यक्तियों का अर्जन है। यानी क्रो व क्रो ने कहा है कि सीखना आदतों, ज्ञान व अभिव्यक्तियों का अर्जन है। चौथी डेफिनेशन आती है स्किनर की। स्किनर की परिभाषा ये है कि सीखना जो है वो व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। यानी जो सीखना यानी जो लर्निंग है वो व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की एक प्रक्रिया है। ये कुछ डेफिनेशन थी जो सीखने के बारे में पूछी जाती हैं। अब अगला जो चरण रहेगा वो रहेगा सीखने की विशेषताएं बताइए। सीखने की कौन सी विशेषताएं हैं वो यहाँ पर आपसे ये पूछ रहा है। सबसे पहले सीखना सार्वभौमिक है यानी यूनिवर्सल है। ये सीखना जो है वो सभी जगह है, हर देश में, हर राज्य में, हर शहर में, हर वर्ग में, हर कक्षा में। यानी ये जो चीज भी है वो हर जगह पाई जाएगी आपको। ऐसा नहीं कि हमारे पास है और आपके पास नहीं है। पहली बात, जो सीखना है वो सार्वभौमिक है, यूनिवर्सल है। दूसरी चीज ये है कि जो सीखना है वो विकास है, यानी डेवलपमेंट की तरफ है। वो आपके जानकारी में, आपकी नॉलेज में एक बढ़ता हुआ कदम है। तीसरी चीज है सीखना जो है वो ओरिएंटलाइजेशन के ऊपर डिपेंड है, यानी सीखना अनुकूल है, अनुकूल है, प्रतिकूल नहीं है। यानी आपको नुकसान नहीं होगा, इसका आपको फायदा होगा, जो आपकी जानकारी में वृद्धि होगा।
चौथा है सीखना विवेकपूर्ण है। ये भी सही है, क्योंकि अगर जानकारी में वृद्धि होगी, विकास की तरफ जाएगा, तो ये ऑटोमेटिकली विवेकपूर्ण भी होगा। और सीखना वातावरण की उपज है, क्योंकि जैसे-जैसे आप कोई काम करते हैं, जैसे-जैसे किसी के संपर्क में आते हैं, जैसे-जैसे काम को आगे बढ़ाते हैं, तो ये ऐसे जैसा एनवायरनमेंट होगा, वैसा है ये उपजेगा। सीखना वातावरण की उपज भी है। उसके बाद कहता है कि सीखना जो है वो परिवर्तन भी है, क्योंकि पहले आप दूसरे स्टेज पर थे, जब आपने कुछ सीखा तो ऑटोमेटिकली उसमें परिवर्तन आया। सीखना अनुभवों का गठन है, काम करते-करते आप सीखते हैं तो ऑटोमेटिकली एक्सपीरियंस होते हैं और नए-नए अनुभव, नए-नए एक्सपीरियंस से ये होता है। 8वां है सीखना सक्रिय है, ऑटोमेटिकली एक्टिव होता है, हमेशा लाइफ टाइम इंसान कुछ न कुछ सीखता रहता है। सीखना खोज करना है, बिल्कुल सही है, क्योंकि जैसे-जैसे आप कुछ सीखोगे तो नई चीज़ों का इन्वेंशन होगा, खोज होगी। ये तो कुछ विशेषताएँ थी जो सीखने को लेकर थी। अब सीखने को प्रभावित करने वाले कारक बताइए, क्योंकि बहुत बार पूछा जाता है कि सीखने को प्रभावित करने वाले कारक कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो लर्निंग को प्रभावित करते हैं? ऑटोमैटिकली ये भी ज़रूर होगा। आइए देखते हैं। सबसे पहले सीखने को प्रभावित करने वाले कारकों में सबसे पहला नंबर आता है विषय सामग्री का स्वरूप। बिल्कुल, सीखने की क्रिया पर सीखी जाने वाली विषय सामग्री का प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। कठिन और अर्थहीन सामग्री की अपेक्षा सरल और अर्थपूर्ण सामग्री अधिक शीघ्रता और सरलता से सीखी जा सकती है। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि विषय सामग्री आपको क्या चीज़ सीखनी है और क्या नहीं सीखनी है, ये बहुत चीज़ों पर डिपेंड होता है। अगर मान लो आपको कोई आसान चीज़ सीखने को बताए या बोले, तो आप सीख जाओगे। अगर उसी चीज़ को टिपिकल बनाकर आपको सिखाए, तो आपको बड़ा टाइम लगेगा। यानी कठिन और अर्थहीन जो चीज़ है, वो समय लेगी और आसान और सरल जो सीख है, वो आपको आसानी से सीख ली जाएगी। तो जो विषय सामग्री कैसी है, ये बिल्कुल उसको प्रभावित करता है। दूसरे नंबर पर है बालकों का शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य। ये भी सही है, क्योंकि सीखने के लिए जो प्रभावित करने वाला कारक है, उसमें बच्चे का मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य मैटर करता है। जो छात्र शारीरिक और मानसिक दृष्टि से स्वस्थ होते हैं, वो सीखने में रुचि लेते हैं और शीघ्र सीख जाते हैं। तो इसलिए सीखने को प्रभावित करने वाले कारकों में शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य होगा। अगर आपका शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य सही है, तो आपको सीखने में आसानी होगी और जल्दी सीख जाएँगे। तीसरा जो कारक है, वो है सीखने की इच्छा। जब किसी व्यक्ति की, बच्चे की कोई इच्छा ही ना हो, तो वो बहुत मुश्किल हो जाता है उसको सिखाना। यानी सीखने की इच्छा, इंटरेस्ट है कि नहीं है। यदि छात्रों में किसी बात को सीखने की इच्छा होती है, तो वह प्रतिकूल परिस्थितियों में भी उसको सीख लेते हैं। तो सीखने की इच्छा बिल्कुल प्रभावित करती है। चौथे नंबर पे है प्रेरणा। सीखने की प्रक्रिया में प्रेरणा का स्थान सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। प्रेरणा बालकों को नई बातें सीखने के लिए प्रोत्साहित करती है, मोटिवेट करती है। तो इसलिए बच्चों के अंदर जो प्रेरणा है, वो होनी चाहिए। जैसे-जैसे आप उनको प्रेरित करोगे, मोटिवेट करोगे, उत्साहित करोगे, प्रोत्साहित करोगे, तो उनके अंदर ये गुण ऑटोमैटिकली डेवलप होगा। उसके बाद है परिपक्वता, जिसे इंग्लिश वाले बच्चे मैच्योरिटी बोलते हैं, मैच्योर है कि नहीं है। शारीरिक और मानसिक परिपक्वता वाले छात्र नए पाठ को सीखने के लिए हमेशा तत्पर और उत्सुक होते हैं। अतः वह सीखने में किसी प्रकार की कठिनाई अनुभव नहीं करते हैं। तो परिपक्वता होनी चाहिए, विचारों में भी परिपक्वता होनी चाहिए, शारीरिक परिपक्वता भी होनी चाहिए, यानी मानसिक और शारीरिक दोनों होनी चाहिए, ये ज़रूरी है। उसके बाद छठा जो फैक्टर है, वो है सीखने का उचित वातावरण। ये भी सही है, जब तक आपको सही एनवायरनमेंट नहीं मिलेगा, आप लोग कुछ भी कोई कर ले, वो आप इतना आसानी से सीख नहीं पाओगे। सीखने की क्रिया पर न केवल कक्षा के अंदर, बल्कि बाहर के वातावरण का भी प्रभाव पड़ता है। कक्षा के बाहर का वातावरण शांत होना चाहिए। निरंतर शोर-शराबे और ध्वनि प्रदूषण से छात्रों का ध्यान सीखने की क्रिया से हट जाता है। मान लो आप क्लास में पढ़ रहे हैं, बाहर बहुत ज़्यादा आवाज़ें आ रही हैं, आप घर पे स्टडी कर रहे हैं, बाहर बहुत ज़्यादा हल्ला मचा हुआ है, तो ऑटोमैटिकली उसका असर पड़ेगा, ये आपके लिए सही रहेगा। उसके बाद है सीखने की विधि। सीखने की विधि, ये भी एक ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि सीखने की विधि का संबंध छात्र और विषय
दोनों से यहाँ है। यह विधि जितनी ही अधिक इंटरेस्टिंग होगी और जितनी अधिक रुचिकर और उपयुक्त होगी, सीखना उतना ही अधिक सरल होगा। इसलिए प्रारंभिक कक्षा में खेल और उसको करके सीखने की विधियों का प्रयोग किया जाता है। यानी सीखने की जो विधि है, लर्निंग जो मेथड है, वो जितना इंटरेस्टिंग होगा, जितना सुगम होगा, जितना सरल और आसान होगा, उतनी ही आपको आसानी रहेगी। 8वां है सीखने की प्रक्रिया, लर्निंग प्रोसेस जो है, उसके बारे में यहाँ बात हो रही है। सीखने की प्रक्रिया में पथ प्रदर्शक के रूप में शिक्षक का स्थान सबसे महत्वपूर्ण है। उसके कार्यों, विचारों, व्यवहार, व्यक्तित्व, ज्ञान आदि शिक्षण विधि का छात्रों के सीखने पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। यानी जो टीचर है, वो यहाँ पर मेन रोल प्ले करेगा। उसके कार्य कैसे हैं, उसके थॉट्स यानी विचार कैसे हैं, उसका व्यवहार यानी बिहेवियर कैसा है, उसकी पर्सनालिटी यानी व्यक्तित्व कैसा है, उसका ज्ञान यानी उसको नॉलेज कैसी है, ये सारी चीजें जो है वो प्रभावित यहाँ पर करेगी। तो ये कुछ चीजें थी जो सीखने के लिए, सीखने की प्रक्रिया में बाधा या फैक्टर का काम करती थी। उसके बाद है सीखने की प्रभावशाली विधियां। कौन सी ऐसी मेथड्स हैं, विधियां हैं जो सीखने की विधियों में प्रभावशाली माने जाते हैं। सबसे पहले नाम आता है करके सीखने का। करके सीखने की जो विधि है, वो सबसे प्रभावशाली विधि सीखने की मानी जाती है। डॉक्टर मेम, एक नाम मैं आपको बता देता हूं, डॉक्टर मेम। डॉक्टर मेम के अनुसार स्मृति का स्थान मस्तिष्क में नहीं वरन शरीर के अवयवों में होता है। यही कारण है कि हम करके सीखते हैं। बिल्कुल सही बात है डॉक्टर मेम की। डॉक्टर मेम कहते हैं कि जो स्मृति है, जो याददाश्त है या याद करने की जो कैपेसिटी है, उसका स्थान दिमाग में नहीं होता बल्कि शरीर के अवयवों में होता है। आप किसी काम को देख लीजिएगा, जैसे मान लो घर में कोई काम करें, गृहिणी है, महिला है, घर पे आटा लगा रही है। अगर वो आटा लगा रही है तो वो देख देख के लगा रही है। उसके बाद अगर उसका आंख भी बंद कर दोगे ना, तो भी वो अपना आटा अपने उसमें लगा देगी। क्यों? क्योंकि हाथ जो है निरंतर रूप से उस काम को कर रहा है। आप कहीं पर पाँव, घर में आप चल रहे हैं, आप आंखों से देख करके पहले तो पाँव से चल रहे हैं। अगर अपने ही घर में कुछ समय के लिए आपकी आंख बंद कर दी जाए, तो भी आप उस जगह के अंदर चले जाओगे। इसलिए शरीर के जो अंग हैं, वो बार बार जब कोई काम करते हैं, तो ऑटोमेटिकली वो उस काम को सीख जाते हैं। इस तरीके से दिमाग नहीं, शरीर के अंग जो हैं, वो भी करके बहुत कुछ सीख जाते हैं। दूसरा जो पॉइंट इसमें है सीखने की विधि में, दूसरी विधि है निरीक्षण करके सीखना, ऑब्जर्वेशन से। ऑब्जर्वेशन से सीखने वाले विद्वानों में फेमस माना जाता है योकम, और उसके साथ साथ एक नाम और आता है सिम्पसन। योकम और सिम्पसन, इन्होंने कहा है कि निरीक्षण सूचना प्राप्त करने, आधार सामग्री एकत्रित करने और वस्तुओं तथा घटनाओं के बारे में सही विचार प्राप्त करने का साधन है। यानी निरीक्षण करने के साथ भी आप लोग सीख सकते हैं। एक अच्छी, जब भी कोई काम कर रहा है, आप उसको ध्यान से देखिए, उसको करते हुए को देखिए। आमतौर पर देखोगे जितने भी आम समाज के अंदर आप दुकानदार देखोगे या फिर अपने काम सिखाने वाले लोग हैं, वो क्या करते हैं, उन अपने साथ अपने नए सीखने वाले लोगों को देखते हैं, उनको काम करता हुआ देखेंगे, तो धीरे धीरे करके उस प्रक्रिया को वो सीख जाएंगे। निरीक्षण करके भी सीखा जा सकता है, ये भी एक विधि है। तीसरा है परीक्षण करके सीखना, एक्सपेरिमेंट के साथ। ये नई बातों की खोज करना एक प्रकार का सीखना ही है। बालक इसको परीक्षण द्वारा सीख सकता है। परीक्षा के बाद वह किसी निष्कर्ष, परीक्षण के बाद वह किसी निष्कर्ष पर पहुंचता है। यानी एक्सपेरिमेंट करके, किसी भी प्रकार का एक्सपेरिमेंट हो, जब भी कोई आप काम करते हैं, देखा होगा आपने 8वीं क्लास के बच्चे ने ये बना दिया, 10वीं क्लास के बच्चे ने ये बना दिया। ऐसी स्थितियां कब आती हैं? जब वो इन चीजों को सीखते हैं, धीरे धीरे करके डेवलप करते हैं, और उसके बाद कुछ ऐसे आविष्कार हो जाते हैं जो लोगों ने कभी सोचे भी नहीं है। तो आप एक्सपेरिमेंट करके, परीक्षण करके भी सीख सकते हैं, ये भी एक विधि मानी जाती है। चौथा है सामूहिक विधियों द्वारा सीखना। सामूहिक विधियों द्वारा सीखने में नाम आता है कोलसिनक का। कोलसिनक, कोलसिनक जो है वो सामूहिक विधियों द्वारा सीखने की प्रक्रिया में आपका साथ देता है। कोलसिनक कहता है कि बालक को प्रेरणा प्रदान करने, उसे शैक्षिक लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायता देने, उसके मानसिक स्वास्थ्य को उत्तम बनाने,
उसके सामाजिक समायोजन को अनुप्राणित करने और उनके व्यवहार में सुधार करने में सामूहिक गतिविधियों का बहुत बड़ा सहयोग या हाथ होता है। इसलिए आप कलेक्टिव एक्टिविटीज, ग्रुप एक्टिविटीज, समूह एक्टिविटीज के द्वारा भी सीख सकते हैं। तो ये भी इसके अंदर आता है। हालांकि सामूहिक गतिविधियों में दो अलग अलग लॉजिक आपको दिख जाएंगे। मिश्रित विधि द्वारा सीखना भी इसमें आता है, क्योंकि सामूहिक गतिविधियों में आप लोग मिश्रित गतिविधियों को भी मानते हो। उसके बाद ये कहता है कि मिश्रित गतिविधियों में मिक्सर आएगा आपके लिए। सीखने की दो विधियां होती हैं, एक होती है पूर्ण और एक होती है आंशिक। पूर्ण विधि में छात्रों को मैं लिख देता हूं, एक होती है पूर्ण विधि और दूसरी होती है आंशिक। पूर्ण विधि और आंशिक विधि। पूर्ण विधि में क्या होता है, छात्रों को पहले सिलेबस का पूर्ण ज्ञान दिया जाता है, फिर उसके विभिन्न अंगों में संबंध स्थापित किया जाता है। जबकि आंशिक विधि में पाठ्य विधि जो होती है उसको खंडों में बांट दिया जाता है। आधुनिक विचारधारा के अनुसार दोनों विधियों को मिलाकर सीखने के लिए मिश्रित विधि का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद ये कहता है कि सीखने की स्थिति का संगठन, सीखने की संगति का संगठन ये भी एक महत्वपूर्ण विधि मानी जाती है। सीखने के कार्य को सरल तथा सफल बनाने के लिए सबसे अधिक आवश्यक है सीखने की स्थिति का संगठन। यह तभी संभव हो सकता है जब विद्यालय का निर्माण इस प्रकार किया जाए कि उसमें सीखने की सभी क्रियाएं उपलब्ध हों और सीखने की सभी संविधियों का प्रयोग वहां पर किया जाए। उसके बाद हम बात करते हैं सीखने के नियम के ऊपर। सीखने के नियम और सिद्धांत भी होते हैं। अब सीखने के नियम के अंदर अगर देखेंगे तो क्या-क्या नियम होते हैं? सबसे पहले मुख्य नियमों की बात यहाँ की जाएगी। हालांकि मुख्य और गौण दो प्रकार के नियम सीखने के होते हैं। मुख्य नियम में अगर बात आप करेंगे, पहले तो आप देखिए सीखने के नियमों के बारे में बात करें तो सीखना जो है वो जीवन पर्यंत आजीवन प्रक्रिया है। सीखने के नियम और सिद्धांतों की रचना मनोवैज्ञानिकों ने ऑलरेडी कर दी है। थार्नडाइक जो कहता है कि सभी जीव जंतु प्राकृतिक नियमानुसार जीवन व्यतीत करते हैं, उसी तरह सीखने के भी कुछ नियम होते हैं। मुख्य नियमों की अगर बात की जाए तो मुख्य नियम कौन से होते हैं? मुख्य नियमों में सबसे पहला आता है कि इस नियम के अनुसार जिस बालक में सीखने की तत्परता होगी वे शीघ्रता से सीख जाते हैं। दूसरा नियम यहाँ है अभ्यास का नियम। इस नियम के अनुसार बार बार अभ्यास करने से सरलता से सीखा जा सकता है। जैसे आप लोगों ने सुना है कि करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, ऑटोमेटिकली सही कथन है। मुख्य नियम आपके ये दो रहेंगे। उसके बाद तीसरा एक और नियम है इसमें, संतोष का नियम। इस नियम अनुसार जब हम कोई कार्य करते हैं तो उसका परिणाम हमें संतोष प्रदान करता है, संतुष्टि प्रदान करता है, खुशी देता है। अतः जिस कार्य में हमें संतुष्टि मिलती है उस कार्य को हम शीघ्रता से सीख जाते हैं। ये तीन नियम जो हैं वो सीखने के मुख्य नियम माने जाते हैं। उसके बाद सीखने के कुछ गौण नियम भी होते हैं। अब सीखने के गौण नियम कौन से होंगे? सीखने के गौण नियम में सबसे पहले आता है अभिव्यक्ति का नियम। इस नियम के अनुसार सीखने में हमारे अभिव्यक्ति या मनोवृत्ति पर गहरा प्रभाव पड़ता है। यदि हमारी अभिव्यक्ति किसी कार्य को सीखने की है तो हम शीघ्रता से उसको सीखते हैं। ये पहला आएगा। दूसरा नियम है बहुप्रतिक्रिया का नियम। बहुप्रतिक्रिया का नियम, इस नियम के अनुसार जब हम कोई नया कार्य करना आरंभ करते हैं तो अनेक प्रक्रियाएं अपनाते हैं जिनमें हमें सफलता असफलता आदि आदि मिलती है, परंतु हमें कुछ समय में उस कार्य को करने की सरल व उपयुक्त विधि प्राप्त हो ही जाती है। तीसरा है आपका आंशिक क्रिया का नियम। इस नियम के अनुसार आंशिक क्रिया के नियम में क्या है? इस नियम के अनुसार शिक्षक विषय सामग्री को छोटे-छोटे 2 भागों में या 2 खंडों में बाँट लेता है और बाँट करके छात्रों के सामने प्रस्तुत करता है, जिससे सीखना सरल और प्रभावी हो जाता है। उसके बाद है परिवर्तन का नियम। इस नियम के अनुसार पहले की गई क्रिया उसी के समान दूसरी परिस्थितियों में उसी प्रकार प्रकट होती है। इसमें क्रिया का स्वरूप मूलतः वही रहता है। और पांचवा जो गौण नियम है वो यहाँ है आत्मीकरण का नियम। इस नियम के अनुसार जब भी हम कोई नया ज्ञान प्राप्त करते हैं उसको आत्मसात कर पूर्व ज्ञान का स्थान
स्थायी अंग हम बना लेते हैं, जिसका एक बड़ा फायदा हमें होता है। तो ये तो थे गौण नियम। अब बात करते हैं सीखने के सिद्धांत की। सीखने का सिद्धांत भी अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है। सीखने के अनेकों सिद्धांत प्रस्तुत किए गए हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ मेन सिद्धांतों की बात हो रही है। सबसे पहले आता है सीखने के सिद्धांतों में थारनडाइक का संबंधवाद। थारनडाइक का संबंधवाद सीखने का सर्वश्रेष्ठ सिद्धांत माना जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार जब कोई व्यक्ति कोई कार्य सीखता है, तो उसके सामने परिस्थिति होती अलग अलग होती है, जिनके साथ वह विशिष्ट प्रतिक्रिया प्रदर्शित करता है। भविष्य में उसी प्रकार पैदा होने पर उसी प्रकार की प्रतिक्रिया होती है, यानी जब जब ये परिस्थितियां पैदा होंगी, सेम प्रतिक्रिया होंगी। इस प्रकार इस प्रतिक्रिया में एक संबंध उत्पन्न हो जाता है। इस सिद्धांत में प्रयास एवं त्रुटि को विशेष ध्यान दिया जाता है। अब इसको आप सोच सकते हो, यानी जब सेम परिस्थिति, सेम सिचुएशन जब होगी, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं बहुत सी चीजों से। जैसे आप लोग देखोगे, आधुनिक जो पानी के नल हैं, आधुनिक जो पानी के नल हैं, आधुनिक पानी के नल जो आपको मॉल में या हाई फाई घरों में, होटलों में दिखेंगे, जैसे ही पानी के नल के नीचे आप अपना हाथ ले जाएंगे, वो पानी जो है, वो जो नल है, वो चलना शुरू हो जाएगा। जैसे ही आप हाथ निकालोगे, वो बंद हो जाएगा। फिर दोबारा हाथ नीचे ले जाओगे, फिर चल पड़ेगा। फिर निकालोगे, यानी सेम परिस्थितियां जब जब पैदा होंगी, सेम रिएक्शन वैसे वैसे होगा। तो ये थारनडाइक का जो संबंधवाद है, ये यही कहता है कि जैसे जैसे सेम परिस्थितियां आएंगी, वैसे वैसे वो रिएक्शन होगा। दूसरे नंबर पर है परबलन सिद्धांत। परबलन सिद्धांत भी इसमें काफी फेमस है। इस सिद्धांत का प्रतिपादन अमेरिकी मनोवैज्ञानिक सी एल हल के द्वारा, ये पूछा जाता है कई बार, परबलन सिद्धांत के फाउंडर अमेरिकी मनोवैज्ञानिक सी एल हल रहे हैं। मैं हिंदी में इसको लिख देता हूं हिंदी वाले बच्चों के लिए। सी एल हल, सी एल हल इसके फाउंडर हैं। उन्होंने थारनडाइक और पावलाव के सिद्धांत के आधार पर इसको जन्म किया है, इस सिद्धांत को प्रतिपादित किया है। इस सिद्धांत के अनुसार सीखने का आधार आवश्यकता की पूर्ति है। जैसे एक पिंजरे में बंद भूखा पशु बाहर रखे भोजन को प्राप्त करने के लिए अनेक प्रयास करता है, अंततः वह बाहर निकलना सीख जाता है। अतः सीखना आवश्यकताओं की पूर्ति की प्रक्रिया के द्वारा भी होता है, ये भी सही है। तीसरा सिद्धांत इसके अंदर आता है आपका संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत। संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत में क्या है? इस सिद्धांत का प्रतिपादन आईपी पावलाव, आईपी पावलाव, इस सिद्धांत का जन्म आईपी पावलाव के नाम माना जाता है। उन्होंने कहा है कि इस सिद्धांत के अनुसार सीखना एक अनुकूलन अनुक्रिया है। जैसे भोजन को देखकर कुत्ता लार टपकाने लग जाता है, ये एक सहज प्रक्रिया है, परंतु अस्वाभाविक उद्दीपन के कारण भी कुत्ते के मुंह से लार टपकने लगे, तो उसे इस संबंध प्रतिक्रिया कहते हैं। चौथा आपका है स्किनर का सिद्धांत। सीखने के मामले में स्किनर का सिद्धांत काफी फेमस है। इस सिद्धांत के अनुसार किसी अभिप्रेरणा से उत्पन्न क्रियाशीलता ही सीखने का आधार होती है। और पांचवा सिद्धांत है अंतर्दृष्टि सिद्धांत। इस सिद्धांत का प्रतिपादन जर्मन मनोवैज्ञानिक वर्दिमर, नाम लिख देता हूं यहां में, जर्मन मनोवैज्ञानिक वर्दिमर कोफा तथा कोहलर के द्वारा इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया। इस सिद्धांत के अनुसार हम स्वयं करके सीखते हैं, अथवा कई बार हम बिना बताए अपने अंतर्दृष्टि से भी स्वयं सीख जाते हैं। उसके बाद बात हो रही है अधिग्रहण की। जैसे सीखने के बारे में बात थी, वैसे ही अधिग्रहण के बारे में डिस्कस करते हैं। सीखना के माध्यम से ही कोई बालक समाज में प्रचलित प्रथाओं, परंपराओं, रूढ़ियों का अधिग्रहण करता है। अधिग्रहण के द्वारा सीखने की प्रक्रिया का निर्धारण किया जाता है। बालक के विकास में सीखने को स्थायित्व प्रदान करना, जो उसके व्यवहार को निर्धारित करता है, उसी को अधिग्रहण कहते हैं। बच्चे के विकास में सीखने को स्थायित्व प्रदान करना, किसी काम को जब वो कर करके पूर्णतः सीख जाता है, उसी व्यवहार को हम लोग अधिग्रहण के रूप में जानते हैं। अधिग्रहण करने की विभिन्न अवस्थाएं होती हैं। नंबर एक, प्रारंभिक ध्वनियों को अधिग्रहण करने की अवस्था, यानी सबसे पहले
प्रारंभिक ध्वनियों को अधिग्रहण करने की अवस्था होती है। दूसरे नंबर पर निरर्थक शब्दों के उच्चारण को अधिग्रहण करने की भी एक निश्चित अवस्था होती है। तीसरे नंबर पर भाषा समझ की अपनी अवस्था होती है, बोलने की अपनी अवस्था होती है, शब्द भंडार में विकास की भी अवस्था होती है, शुद्ध उच्चारण करने की अवस्था होती है और उसके साथ-साथ ये सारी वो अवस्थाएँ हैं जो आप लोगों को अधिग्रहण करने की दिखेंगी। प्रारंभिक ध्वनियों की, निरर्थक शब्दों के उच्चारण की, भाषा को समझने की, बोलने की, शब्द भंडार में वृद्धि करने की और शुद्ध उच्चारण करने की अवस्थाएँ होती हैं। उसके बाद इंडिया में स्टडी मटेरियल बाय कोरियर पूरे भारत में हमारा भेजा जाता है। कोई भी एग्जाम चाहे क्यों ना हो, सी टेट, डीएसएसबी, केवीएस, एनवीएस, यूपी टेट, सुपर टेट, हरियाणा टेट, जितने भी हैं उनके लिए आप इस नंबर पर कॉल करके या व्हाट्सएप पर बात करके मैसेज कर सकते हैं। बाय कोरियर आपको मिल जाएगा।